हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट फर्स्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने लास्ट लेक्चर तक कुछ डेफिनेशंस की थी, जैसे मास ऑफ न्यूक्लियर, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर, एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, या फिर हमने जो भी बाइंडिंग एनर्जी की थी, मास डिफेक्ट किया था। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो 3-4 लेक्चर से चल रहे न्यूक्लियर फिजिक्स में। अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक करवाए हैं आपको 5 ईयर में कहीं ना कहीं वो दिखेंगे ही दिखेंगे, वो सारे के सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो अभी अपने करते हैं बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड। एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व आता है जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। इसी कर्व की हेल्प से अपने को पता चलता है कि कौन से नाभिक फ्यूजन या फिजन करेंगे। फ्यूजन या फिशन, फ्यूजन का मतलब जुड़ना, फिशन का मतलब टूटना, विखंडन। जैसे आएगा अपने आगे आता है, मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं जो मैंने कल आपको करवाई थी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जितना मैंने आपको कल बताया था कि मास डिफेक्ट अगर डेल्टा एम है तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, बिकॉज जितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो मास के फॉर्म में रिलीज हुई है। किसके अकॉर्डिंग? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। बिकॉज आइंस्टीन ने क्या दिया था हमें? एनर्जी मास रिलेशन। एनर्जी मास रिलेशन ये बताता है कि एनर्जी जो रिलीज हुई है उसी के कारण मास में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आया है। तो अगर उतनी एनर्जी हम डेल्टा एम सी स्क्वायर दे दें तो मतलब जो न्यूक्लियस बने थे जिसके अंदर जेड कोमा ए माइनस जेड क्या थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स पड़े थे, उन ए माइनस जेड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को वापस से जेड और ए माइनस जेड मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग करने के लिए अगर हम उतनी एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर दे दे इस न्यूक्लियाई को, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं। मीन्स न्यूक्लियन को हम न्यूक्लियस से अलग अलग कर सकते हैं। न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए, न्यूक्लियन को नाभिक से बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा हमें बाहर से देनी पड़ती है उसी ऊर्जा को बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है, जो किसके इक्विवेलेंट होती है? डेल्टा एम सी स्क्वायर, दैट इज मास डिफेक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट क्यों लिया? कि जितना मास का लॉस हुआ था प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को इन्फिनिटी से एक दूसरे के पास लाकर एक नाभिक बनाने में, उतना ही मास यानी उतनी ही मास के इक्विवेलेंट एनर्जी देके हम उनको अलग अलग भी कर सकते हैं। मतलब नाभिक क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, यही बोल सकती हूँ, क्योंकि नाभिक के अंदर दो ही चीजें हमें दिखाई दे रही है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मतलब बाइंडिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी हुई? बाइंडिंग एनर्जी एक ऐसी एनर्जी हुई विच इज रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज द न्यूक्लियस। डीकम्पोज ही कर लेना, डीकम्पोज का मतलब तोड़ना। तो नाभिक को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है उसको बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। नाम तो बाइंडिंग है कि बाइंड करके रखना, जोड़ने का काम उसका उल्टा है। काम क्या है? डीकम्पोजिशन दिखाना, कि जो था जैसा नाभिक था उसको तोड़ दिया जाए। न्यूक्लियंस में अलग अलग करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। अब एक और चीज आती है पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी या एवरेज बाइंडिंग एनर्जी भी बोला जाता है। मैं एवरेज को एवीजी और बाइंडिंग एनर्जी को बीई लिख रही हूँ। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को ज्यादातर आपको बीई लिखने की आदत डाल लो और आपको आगे इसको बीई लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि पूरी बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी लिखने के बजाय बीई लिखा जाता है। ठीक है, और पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। अब इसके नाम से एवरेज बाइंडिंग एनर्जी से तो आपको शायद ना पता चल रहा हो, लेकिन पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी से आप चीज समझ सकते हो कि क्या चीज कही जा रही है। पर न्यूक्लियन, इसको पहली बात तो ये है कि बी बार से शो किया जाता है या एवरेज ऑफ बी बार लिखा जाता है, या कहीं पे बीई बार भी आपको, सॉरी बी बार नहीं आएगा एवरेज लिखने के बाद, तब सिर्फ बी आएगा, या कहीं पे आपको बीई बार भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी का डिनोशन या सिंबल्स क्या है? बीई बार, बी बार या एवरेज ऑफ बी। ठीक है, पर न्यूक्लियन, पर का मतलब होता है एक, है ना, जिसको हिंदी में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बोला जाता है, औसत बंधन ऊर्जा। पेपर में औसत बंधन ऊर्जा के नाम से नहीं आएगा, अगर आएगा तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी के नाम से ही आएगा, लेकिन आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियस में से इसकी वैल्यू सबसे पहले बी अपॉन बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास के इक्वल आता है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के रेशियो को ही बोला जाता है पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के अनुपात को बोला जाता है पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा या औसत बंधन ऊर्जा। इसका काम क्या? इसका मतलब ये होता है, पर दिखा रहा है एक, यानी कि अगर न्यूक्लियस में से किसी नाभिक में से जिसमें जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है, उसमें से सिर्फ कोई एक एनीवन
कोई एक न्यूक्लियन बाहर निकालना है तो उस केस में जो हम एनर्जी देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी और पर न्यूक्लियन में फर्क क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी का तो मतलब क्या था कि न्यूक्लियंस को अलग अलग करना, चाहे मान लो 4 प्रोटॉन निकाल लो, 5 न्यूट्रॉन निकालिए, 4 प्रोटॉन निकालने के लिए एनर्जी दी, तो वो बाइंडिंग एनर्जी हुई। लेकिन पर न्यूक्लियन का मतलब क्या हुआ, एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूक्लियन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बोला जाएगा। पर मतलब सिर्फ एक, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब जहाँ पे है उसका मतलब कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है सारा का सारा न्यूक्लियाई डिकम्पोज करवाया जाए, हो सकता है उसको डिकम्पोज करवा के जैसे 4 न्यूट्रॉन 5 प्रोटॉन या कुछ भी ऐसा, कुछ भी नंबर के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन सिर्फ एक ही प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी इज नोन एज पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो आप अपने करते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इसको बोला जाता है बीई वक्र भी लिखा आएगा आपके पेपर में, या बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी लिखा आएगा। सबसे पहले तो ये जो कर्व है ये बी बार वर्सेस ए का कर्व होता है, यानी कि प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या ए के बीच का कर्व। तो पेपर में दोनों नाम से आ सकते हैं, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस ए में कर्व प्लॉट करो या फिर बीई कर्व, पेपर में बीई कर्व भी आपके पास आएगा। तो बीई कर्व करने से पहले आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप याद कर लोगे तो आपको क्या होगा, आपको इजी होगा। जैसे H11 के लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होगी 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे लिथियम के लिए कुछ आएगी, बेरिलियम के लिए कुछ आएगी, बोरॉन के लिए कुछ आएगी, कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो ये चीजें, ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस पूरे के पूरे को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं पहले एक बार उन वैल्यूज को लिख देती हूँ, उसके बाद आपको कर्व प्लॉट करके सिखाती हूँ। वैल्यूज को आपको याद ही रखना पड़ेगा। देखो मैंने ना कुछ बाइंडिंग एनर्जीज की वैल्यू लिख दी है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, मतलब ग्राफ प्लॉट करते टाइम। वैसे इनका कोई यूज नहीं है, एक आइडिया लगा लेना, या पहले आप ग्राफ प्लॉट करना सीख लो और उन वैल्यूज को इस वैल्यू के हिसाब से रखना है। ठीक है, तो एक बार इनको आप देखोगे ना तो नेक्स्ट टाइम आपको एक ग्राफ के हिसाब से वैल्यूज अपने आप समझ आ जाएगी। जैसे हाइड्रोजन का जो प्रोटियम होता है उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होती है 0,0। इसके अंदर अब बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू इसके अंदर 0,0 क्यों, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन तो कोई है नहीं, सिर्फ प्रोटॉन ही एक है। तो अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से सिर्फ एक प्रोटॉन ही पड़ा है, तो ना तो प्रोटियम के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल पड़ा है जिसके कारण प्रोटॉन को रिपल्शन फील हो, ना ही कोई ऐसा पार्टिकल न्यूट्रॉन जैसे जिसके साथ वो इंटरेक्शन कर सके। तो ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी 0 मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी होती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। अब देखो मिनिमम इसलिए है, अगर हाइड्रोजन है ये H11 ये न्यूक्लियर, इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन पड़ा है, कोई भी यहाँ पे ना न्यूट्रॉन है ना ही कोई अदर प्रोटॉन है, ना तो इसको किसी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से इसको रिपल्शन फोर्स फील हो रहा है ना, और ना ही ये किसी न्यूट्रॉन से इंटरेक्शन कर रहा है। तो दोनों ही काम नहीं हो रहे, मतलब ये अकेला ही पड़ा है। तो इसको अगर न्यूक्लियाई से बाहर निकालना है तो ऑब्वियस है बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो ऑलमोस्ट 0 एनर्जी होती है कि कुछ करना ही नहीं पड़ता इसमें से, इजीली बाइंडिंग, मतलब थोड़ा सा फोर्स ही अप्लाई करने से अपने आप ही इसमें से प्रोटॉन्स अलग अलग हो जाते हैं, या प्रोटॉन्स अलग करने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि एक प्रोटॉन ही पड़ा हमारे पास। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ही यही है कि हमें प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन को अलग अलग करना, न्यूक्लियाई को डीकम्पोज करना। अगर इसके अंदर न्यूक्लियाई के अंदर कोई और एलिमेंट ही नहीं है, कोई और पार्टिकल ही नहीं पड़ा, तो फिर किसको अलग करेंगे। ठीक है, इसीलिए प्रोटॉन के लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। लेकिन जैसे ही हम इसके दूसरे कंपाउंड पे चलते हैं H12, यानी कि एक न्यूट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, इस टाइम प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगी, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, जिसके कारण इसकी बाइंडिंग एनर्जी की कुछ वैल्यू आती है जो 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर हीलियम की 7, लिथियम की 5, कार्बन की 7.8, नाइट्रोजन की इस तरीके से। ठीक है, मैं बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के बीच में कर्व प्लॉट करके दिखाती हूँ। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी भी कौन सी, बी बार और मास नंबर ए के बीच में एक कर्व। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से 0, यहाँ पे अपने 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे कुछ भी मतलब आप लेते जाओ नंबर्स को, ये ऑलमोस्ट 240 तक जाता है, 12, 16, 20, फिर ऐसे मैं यहाँ पे जैसे 40 ले लेती हूँ, 80, इस तरीके से 160 तो ये बहुत ज्यादा हो गया, 100, 160, 200, 240, इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, ये स्केल को मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, आप ध्यान रखना, स्केल को आप चेंज कर सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू अगर आप देखो तो मेरे पास कितना चल रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने Fe की लिखी है। यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं
पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स की आज तक खोज की गई है, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी फेरस की है, Fe की। इसके अलावा किसी भी पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी, किसी भी एलिमेंट की बंधन ऊर्जा इतनी ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि Fe के न्यूक्लियस में से, Fe के नाभिक में से अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अलग करना है तो मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी उस केस में, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड Fe है, फेरस या लोहा है। इसकी स्टेबिलिटी के कारण ही अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं वैल्यूज दे रही हूँ वो 1 2 3 4 5, तो ये 8, थोड़ा सा चीज गलत हो गई है, मैं ये चीज मिटो रही हूँ। 8 बी हुई 10 तक है। बी बार और ए के बीच में मैं कर्व प्लॉट कर रही हूँ। देखो ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। He के लिए 1, तो मतलब अगर मैं He12 के लिए बनाऊं तो He12 मतलब इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना है, 2 आ रहा है ना, मास नंबर कितना आ रहा है, 2, सॉरी ए की वैल्यू 2 है, तो मतलब वो कहीं यहाँ होगा, तो 2 के लिए इसकी वैल्यू क्या है 1.1, मतलब ग्राफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं, मेरे पास हीलियम पड़ा है। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होगा 4, मतलब इस सीध में जाएगा, और जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू वो कितनी आ रही है 7 आ रही है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं लिथियम क्या है, उसके लिए नंबर कितने हैं 7, मतलब यहाँ पे कहीं पे, और बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है 5, मतलब उससे कम, मतलब यहाँ पे कहीं पे आ रही है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है जैसे हमारे पास कार्बन 12 नंबर, ये रहा कार्बन, और बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी आई है 7.8, मतलब लिथियम से कुछ ज्यादा, तो उसको मैं कहाँ पे बना लेती हूँ 7.8, मतलब यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, और अगला देखते हैं उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए आ रहा है 7.5, और वैल्यू कितनी है 14, मतलब 12 के थोड़ा सा पास, और 7.5 मतलब थोड़ा सा नीचे। ठीक है, उसके अगला देखते हैं ऑक्सीजन के लिए 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 16 है, डायरेक्ट मतलब यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, ये 16 के मैंने बिल्कुल सामने बनाया। अगला है Fe पे आते हैं। Fe कहीं पे भी है, उसका 56 होता है शायद Fe का, तो जो भी उसकी वैल्यू है फेरस का 56 ही होता है, 56 की वैल्यू है 8.8, मतलब वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, और उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर पॉइंट्स को मैं रफली मिलाऊं तो H11 के लिए जब 1 था उस केस में देखो एटॉमिक मास 1 था इसका, सॉरी मास नंबर, तो उसको मैं अगर मिलाऊं रफली इन सारे पॉइंट्स को मिलाया जाए तो इस तरीके का कुछ कर्व बनता है, और बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू ऑलमोस्ट इस तरीके से हो जाती है। मतलब क्या हुआ, हमें कुछ पीक्स मिली, या इसको मैं अलग पेन से मिलाती हूँ। देखो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं तो इस तरीके से कुछ आता है, फिर अगले के लिए कुछ और ऊपर, और ऐसे करके कांस्टेंट सी वैल्यू बन जाती है। ये ज्यादा ही, थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, इतना ज्यादा नहीं होएगा ये वाला। मैं इस लाइन को इरेज करूंगी। तो देखो अब इस ग्राफ से अपने को कुछ पता चलता है, यूरेनियम जो 232 होता है उसके लिए इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई है 7.6 होती है, तो मतलब 7 और 8 के बीच में कहीं पे यहाँ पे 7.6, यहाँ पे है यूरेनियम, यहाँ पे कितना है H12, यहाँ पे हमारे पास क्या है हीलियम, यहाँ पे क्या है मेरे पास लिथियम, इधर क्या पड़े हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आगे करके चलता जाएगा, और ये कोई Fe, ठीक है, जिसकी वैल्यू 56 थी। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 30 नंबर आएगा, तो ये क्यों मैं बता रही हूँ मैं आपको पता चलेगा। Fe की 56 यहाँ पे नहीं आएगी, 56 कहीं यहाँ बनेगी इस लाइन के अंदर, तो ये Fe यहाँ पे कोई Fe 56। ठीक है, तो अब ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्राफ से देखो अपने को ग्राफ तो एक तो ऐसा जिगजैग सा ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ किसके अंदर है, बी बार वर्सेस ए के बीच में ग्राफ है, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ है, पेपर में आएगा ये ग्राफ। अब देखो ग्राफ से जो कंक्लूजन मिलेंगे ना वो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर। तो ग्राफ से पहला कंक्लूजन क्या मिल रहा है, मुझे पता चल रहा है कि H11 जो है ना इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है 0, सीधा पॉइंट्स लिख लिया इस ग्राफ को बनाने के बाद। ये वाली वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, और जब ग्राफ की थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको ये वैल्यूज अपने आप ही समझ आ जाएगी कि वैल्यूज ऐसे क्यों रखी गई। तो एक चीज हमें पता चल गई कि 0 से लेके जो 30 तक है वहां पे बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू देखो कितनी चल रही है
जो A इज लेस देन 30 तक है ना, इन सब के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम आ रही है। कैसे? Fe की तो बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इन सब में से किसी की भी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंपैरिजन में कम है। तो मतलब बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है, कम। अगर बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम तो मतलब पार्टिकल जो भी एलिमेंट्स हो कैसे होंगे, लेस स्टेबल होंगे, कम स्थायी होंगे। अगर बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम मतलब कम स्थायी, अगर ज्यादा मतलब ज्यादा स्थायी होती। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम माना कम स्थायी, क्या दिखा रहा है कि न्यूक्लियॉन्स जो है वो रिपल्सिव ऐसे फोर्स से बने हैं कि जिनको थोड़ी एनर्जी देके ही हम बाहर निकाल सकते हैं। Fe के लिए बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसीलिए लोहे को कभी डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। लोहे में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके बेस पे Fe के बेस पे अपने सारी की सारी इस थ्योरी को करते हैं, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड यही इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए इसी को बेस मान के करेंगे। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि मास नंबर 30 से कम के लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम आ रही, कम ही आ रही ना, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, फ्लक्चुएट कर रही है। ग्राफ ये दिखा रहे हैं, जैसे एग्जांपल से देखो, लिथियम की 7 सॉरी हीलियम की 7, लिथियम की 5, कार्बन की 7.8, नाइट्रोजन की फिर 7.5, कम ज्यादा डेविएशन से चलता जा रहा है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू 8.8 मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी के कंपैरिजन में हमेशा कम है। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम होना मतलब इजीली डिकम्पोजिशन हो सकता है। इजीली डिकम्पोजिशन वही पार्ट, वही एलिमेंट या वही न्यूक्लियस शो करेंगे जो कैसे हो, स्टेबल नहीं होंगे। अगर स्टेबिलिटी होती तो कभी टूटते क्या, वो नहीं टूटते ना। तो दूसरी चीज देखो, इस ग्राफ को पता चल रहा है जैसे हीलियम है, हीलियम का नंबर कितना है, Hg24, कार्बन का कितना होता है 6 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 16। जब मास नंबर 2 से 20 तक चल रहा है, मास नंबर कितना है 2 से 20, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ और भी एलिमेंट आ जाएंगे, बेरियम आ जाएगा, बोरोन आ जाएगा, इन सब के लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती ना तो वो ग्राफ अलग तरीके से आता। मैंने सिर्फ इन्हीं एलिमेंट को लिख के दिया है। तो देखो इस एलिमेंट से मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि जब बात आई थी हीलियम की, जब आई कार्बन की, जब आई ऑक्सीजन की, तो इन दोनों के लिए, इन तीनों एलिमेंट्स के लिए मुझे पीक मिली। पीक कैसे? अपने से अपने नाम, अपने पास वाले जितने भी न्यूक्लियाई है उसका, जैसे हीलियम क्या है, होता क्या है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे ही होते हैं ना। अब देखो इसके लिए कितना H12, यहाँ पे देखो H24। अब देखो जब इसका मास नंबर कितना चला 4 गया, तो मुझे पता चला एक तो इसका हीलियम का, हीलियम की बात करूँ इसके अंदर एक खासियत आएगी, वो क्या आएगी आपको पता चलेगा। हाइड्रोजन की कंपैरिजन में लिथियम, दोनों की कंपैरिजन में इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आ रही है। सिमिलरली अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो अपने पास वाले यहाँ पे कहीं पे जैसे बोरोन आ जाएगा, बोरोन और नाइट्रोजन की कंपैरिजन में इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आई। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ तो ऑक्सीजन के अपने पास वाले नाइट्रोजन की कंपैरिजन में कुछ बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आई। और अगर इन एलिमेंट्स को बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाने के बाद थोड़ा गौर से पढ़ा गया तो पता चला, ये चीजें मैं रब कर रही हूँ, क्या पता चला कि चाहे वो हीलियम है, चाहे वो कार्बन है, चाहे वो ऑक्सीजन है, इन दोनों के अंदर मुझे पता चला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेम है। जैसे इसके अंदर He24 मतलब 2 है, इसके लिए कितने 6 12 मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आई 6 6 आई। इसके लिए 8 16 मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आ रही है 8 8 आ रही है। मतलब 2 से लेके 20 तक के जो एलिमेंट थे उनके लिए एक तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ वो तत्व जिनके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर सेम थे, सेम ही चल रहे हैं ना, 2 2 6 6 8 8, जिनके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर सेम थे उनके लिए हमें पीक मिली बाइंडिंग एनर्जी कर्व में। जैसे कि हीलियम के लिए मिली H12 के अलावा, बोरोन और नाइट्रोजन की कंपैरिजन में कार्बन को पीक मिली। एक चीज आप ध्यान रखो, जिस भी एलिमेंट के लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आएगी वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत मिलती है। कॉमन सेंस वाली बात, अगर किसी को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है मतलब उसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा थी ना, अगर किसी को कम देनी पड़े उसकी कंपैरिजन में, तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, बाइंडिंग एनर्जी कम स्टेबिलिटी कम। इससे क्या पता चला कि 2 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स में कुछ ऐसा बिहेवियर देखा कि इनके लिए, जिनके लिए मास नंबर 2 से लेके 20 तक के, कि वो एक तो अपने नेबरिंग एलिमेंट के पास, यानी कार्बन के नेबरिंग एलिमेंट क्या है बोरोन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के कितने हैं बोरोन और सॉरी नाइट्रोजन और जो भी आएगा, हीलियम का कितना है हाइड्रोजन और लिथियम, मतलब जो न्यूक्लियाई 2 से लेके 20 मास नंबर वाले हैं
उनके लिए अपने नेबरिंग यानी पड़ोसी वाले नाभिकों की कंपैरिजन में बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आ रही है। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आ रही है ना ग्राफ में, हीलियम के लिए इन दोनों से ज्यादा है, कार्बन के लिए इन दोनों से ज्यादा है, ऑक्सीजन के लिए इससे और उसके अगले वाले एलिमेंट की कंपैरिजन में ज्यादा आएगी। जैसे F की कंपैरिजन में, F की कंपैरिजन में, फ्लोरीन की कंपैरिजन में कुछ ज्यादा आएगी। मतलब क्या होगा, इनके लिए तो नेबरिंग एलिमेंट की कंपैरिजन में बाइंडिंग एनर्जी कुछ ज्यादा आ रही है, और दूसरी इन सारे एलिमेंट में जिनकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी ज्यादा आ रही है उनमें एक और खासियत देखी गई। खासियत क्या थी, उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम थे। मतलब इनके लिए क्या है, बाइंडिंग एनर्जी में क्या मिल रहा है, पीक मिल रही है। पीक मतलब ये पीक होती है, मतलब एक एज मिल रही है, नुकीला सा सिरा मिल रहा है इन सब के लिए, ठीक है। पीक मिलना और क्या चीज पता चलेगी, इनके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर हमेशा क्या है, सेम है। तो दो कंक्लूजन निकल के आए। पहला तो एटॉमिक मास नंबर जिनका द्रव्यमान संख्या 30 से कम हो उनकी बाइंडिंग एनर्जी F जिसकी सबसे ज्यादा उसकी कंपैरिजन में हमेशा कम आएगी। दूसरी चीज क्या देखने को मिली, जिनके लिए एटॉमिक नंबर 2 से लेकर 20 तक है उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी की पीक मिली है। और वो भी कैसे एलिमेंट को, अगर उनको गौर से देखा गया कि उनके लिए जिनके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर सेम है। तो तीसरी खासियत देखते हैं इसी कर्व से हमें क्या निकल के आ रही है। तो तीसरी खासियत देखते हैं इसकी। तो तीसरा पॉइंट क्या निकल के आया, एक और ये निकल के आया कि Fe की बाइंडिंग एनर्जी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है। इसने हमें क्या दिखाया, यूनिवर्स में सबसे स्टेबल कंपाउंड ही क्या है, यही है। कौन सा, Fe, लोहा। तो और क्या खासियत निकल के आई, अब मैं इसको कहाँ पे लिखूं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे विजिबल है तो इसको इस साइड पे लिख लेते हैं, या नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगी तो फिर ये चीजें मैं रिमूव कर लूँ, ठीक है। ये चीजें आपने नोट कर ली होगी अभी तक अपने नोटबुक में, तो ये मैं अभी रिमूव कर रही हूँ। और ग्राफ को बनाने से पहले चाहे अपनी बुक में इन सब की वैल्यूज लिख लेना एक बार। मैं एक बार फिर से शो कर देती हूँ, ये वैल्यूज आप लिख लेना एलिमेंट्स की, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मैं ये चीजें यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ, इस ग्राफ के कंक्लूजन मैं इधर लिखूंगी ग्राफ के साथ, या अलग पे भी लिख सकते हैं अलग स्लाइड पे, लेकिन फिर ग्राफ को बार बार देखना पड़ेगा। तो 3 कंक्लूजन हुए। चौथा कंक्लूजन क्या है, जब एटॉमिक नंबर कहाँ तक चल रहा है, 30 से लेके यहाँ पे देखो ग्राफ की वैल्यू क्या, स्लोप लगातार घटती जा रही है ना। लेकिन कहीं यहाँ पे काफी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, उनके लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट चलेगी। मतलब जब एटॉमिक मास नंबर की वैल्यू 30 से 170 के बीच की है, उस टाइम क्या है, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट जाती है। जैसे मेरे से तो बहुत ज्यादा स्लोप बन गई कि ये बिल्कुल डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू में माइनर सा डिफरेंस आएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट आएगी। इस कर्व से पता चलता है। थोड़ा ज्यादा स्लाइड इसकी मतलब थोड़ा ज्यादा डेविएट हो गया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है। अब मैं इसको इरेज करूंगी तो सारी लाइंस जाएंगी, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रही हूँ। तो आप नोटबुक में बनाओगे तो फिर इस तरीके से ही बनाओगे कि थोड़ा सा डेविएट होता हुआ दिखाओगे, इतना ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि ऐसे यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा यूरेनियम 234 232 जितना भी है, इसके लिए 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। तो दूसरी चीज, तीसरा कंक्लूजन, चौथा ये निकला। पांचवा कंक्लूजन ये निकला कि ये यूरेनियम जो है, यूरेनियम 236, अब यूरेनियम की स्पेशली इसलिए लिखते हैं क्योंकि यूरेनियम का यूज हम करते हैं बॉम्ब बनाने में, इसीलिए यूरेनियम की स्पेशली लिखी जाती है। 236 नहीं है, 235 है। 236 नंबर कंपाउंड भी यूरेनियम का प्रेजेंट होता है, लेकिन वो अपने जो यूनिवर्स है उसके अंदर इसकी अमाउंट बहुत कम है। वो जब भी आएगा यूरेनियम का टॉपिक तब आपको मैं वो चीजें भी करवाऊंगी। तो यूरेनियम 235 के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब Fe की कंपैरिजन में कम। इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम आना ये दिखा रहा है कि यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे पता चला कि मास नंबर बढ़ गया, 235 कितना ज्यादा हो गया। दूसरी पता चली Fe की कंपैरिजन में बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम आई, मतलब इसके अपने आसपास के एलिमेंट्स की कंपैरिजन में यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी कम आती है। जो इसके पास वाले एलिमेंट्स होंगे, यूरेनियम का 92 है, उसके मतलब 91 90 और इस सब के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट चलती रहती है, लेकिन यूरेनियम के लिए इसकी वैल्यू कम आती है। एटॉमिक नंबर बढ़ना, बाइंडिंग एनर्जी कम होना, इसका मतलब क्या है, यूरेनियम के अंदर 92 235 होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 92 प्रोटॉन आ गए हैं। इतने सारे प्रोटॉन इतने छोटे स्पेस के अंदर 10 की पावर -15 मीटर वाले स्पेस के अंदर अगर रहेंगे, तो उस केस में अपने को पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होने से
क्या होता है, रिपल्शन बढ़ा। रिपल्शन बढ़ा मतलब स्टेबिलिटी मिलेगी या कम होगी? ऑब्वियस है, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो स्टेबिलिटी क्या हुई, कम हुई। अगर स्टेबिलिटी कम है तो मुझे पता है बाइंडिंग एनर्जी भी कैसी होगी, कम होगी। तो इस ग्राफ से ये 5-6 कंक्लूजन मिलेंगे। पेपर में आपके आता है ये ग्राफ, आपको ये सारा का सारा एज इट इज पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि 30 से कम वालों के लिए बाइंडिंग एनर्जी कम मतलब लेस स्टेबल। 2 से लेके जिनके लिए द्रव्यमान संख्या की वैल्यू 2 से 20 के बीच की होती है उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी में पीक्स मिलती हैं, मतलब बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू में तीव्र वृद्धि होती है, आप ये लिख सकते हो। तो पीक मिलने के साथ साथ एक और चीज नोट की गई कि उन सारे एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेम होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, तो मतलब ये अपने नेबरिंग एलिमेंट्स की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। जैसे हीलियम अपने लिथियम और अपना हाइड्रोजन उसकी पड़ोसी है ना, उसकी कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। अगला Fe की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, मतलब अर्थ क्रस्ट में Fe के होने का रीजन यही है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा आती है। फिर आता है जो 30 से 170 है उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट चलती है, जो ग्राफ में स्लोप की हेल्प से अपने देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम की जो है, यूरेनियम के अंदर एटॉमिक मास एटॉमिक मास बार बार बोल देती हूँ, मास नंबर होता है। मास नंबर बढ़ने से मास नंबर 235 हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इतना ज्यादा मास नंबर और उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 92 हो गए। 92 प्रोटॉन होने के कारण रिपल्शन बढ़ा, जिसके कारण स्टेबिलिटी की वैल्यू थोड़ी कम हुई। तो ये सब चीजें तो कंक्लूजन इसके ग्राफ के रिजल्ट है। और अगर इसके कंक्लूजन देखूं, अब 2 मेन कंक्लूजन मिलते हैं इस ग्राफ से। ग्राफ आपके पास अगर मैं रफली बनाऊं तो ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा था, है ना। ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा था। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा यूरेनियम 235 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Fe, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 56, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये एटॉमिक मास नंबर के बीच का और ये होगा बाइंडिंग एनर्जी के बीच का। तो यहाँ से ग्राफ से मेरे पास कुछ कंक्लूजन निकले कि जैसे यहाँ पे क्या था, हीलियम था, यहाँ पे क्या है कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो भी उसके साथ वाला एलिमेंट आएगा वो आएगा। जैसे यहाँ पे H12, यहाँ पे आया लिथियम का, बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन कहीं पे आ जाएगा। तो इस तरीके का ग्राफ आया। तो ग्राफ से जो पॉइंट्स ग्राफ के मिले वो तो वो थे, लेकिन अगर मैं कंक्लूजन देखूं या रिजल्ट्स देखूं, रिजल्ट क्या मिले ये भी चीज आपको लिखनी पड़ेगी ग्राफ में। तो रिजल्ट, पहला रिजल्ट ये मिला कि जब एटॉमिक मास बोल रही हूँ बार बार, मास नंबर होता है, मास नंबर इज लेस देन 30 है तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, कम है। अगर बाइंडिंग एनर्जी कम मतलब पार्टिकल एलिमेंट्स कैसे हैं, लेस स्टेबल है। न्यूक्लियाई कैसे हैं, लेस स्टेबल, क्योंकि न्यूक्लियस में से न्यूक्लियन को एनर्जी बाहर निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत होती है ना। तो न्यूक्लियॉन्स कैसे हैं, अस्टेबल है न्यूक्लियस के अंदर। इसका कारण ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है, इधर वाली पोजीशन पे जहाँ पे एटॉमिक नंबर 30 से कम होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे नाभिक होंगे। पहली बात तो नाभिक छोटा कैसे होगा, उसके अंदर मास नंबर ही कम है, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एक तो नाभिक के अंदर 90 न्यूक्लियॉन आ रहे हो, ठीक है, और एक के अंदर सिर्फ 2 आ रहे हो, 4 आ रहे हो, 8 आ रहे हो। तो इसका साइज तो ऑब्वियसली छोटा होगा और इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ वाले जो न्यूक्लियन होंगे, 2 छोटे न्यूक्लियन क्या करेंगे, बाइंडिंग। देखो हर किसी की एक खासियत होती है, जितना भी यूनिवर्स में एलिमेंट्स हैं, जितनी भी कंपाउंड्स हैं, वो सबके सब स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं, है ना। अब स्टेबिलिटी कैसे ले सकते हैं, इनकी तो बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट ऑलरेडी कम है, लेकिन आगे वाले एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट जाती है, लेकिन इनकी कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, छोटे छोटे 2 न्यूक्लियाई आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियाई बना लेते हैं, ठीक है। मतलब इस केस में हमारे पास क्या होता है, संलयन अभिक्रिया होती है। संलयन को इंग्लिश में बोला जाता है फ्यूजन, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियाई क्या शो करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन शो करते हैं। फ्यूजन यानी कि संलयन, 2 छोटे नाभिक आपस में जुड़ के एक ऐसे बड़े नाभिक में बदलते हैं जिसकी बाइंडिंग एनर्जी इन छोटे छोटे नाभिक की कंपैरिजन में कुछ ज्यादा है, ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा मिले। तो ये चीज हुई। अब अगली देखो, अगली अपनों ने क्या देखा, दूसरा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि एक तो हमें पता चला यूरेनियम 235। अब यूरेनियम का यूज ही बॉम्ब बनाने में क्यों किया जाता है, यूरेनियम का यूज रिएक्टर्स में किया जाता है। तो वो यहाँ से रीजन निकल के आता है कि यूरेनियम के अंदर एटॉमिक मास नंबर बढ़ने से बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या हुई, कम हुई। जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ के अंदर दिखाया, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम, क्योंकि
प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे जिसके कारण रिपल्शन लगेगा और थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम होगी। अगर ये लेस स्टेबल होंगे तो इनको भी स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये स्टेबिलिटी लेने के लिए क्या करेंगे, एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, ऐसे नाभिकों में जिनकी बाइंडिंग एनर्जी, इसकी अगर न्यू जो न्यूक्लियस बने उनको मैं न्यू लिख रही हूँ और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ओल्ड लिख रही हूँ, मतलब पुराना नाभिक जो टूट के छोटों में बना है, तो बाइंडिंग एनर्जी नए वाले नाभिकों की बाइंडिंग एनर्जी इस पुराने वाले नाभिक के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियर फिशन, इसको फिशन बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है नाभिकीय विखंडन। तो ग्राफ से आपको चीजें पता चली होंगी कि क्यों रिएक्टर्स में यूरेनियम का यूज किया जाता है। जितने भी मतलब यूनिवर्स के अंदर प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे सूर्य चमक रहा है इतने कई सालों से और आने वाले कई हजारों करोड़ों सालों तक चमकता रहेगा, उसका रीजन ये होता है कि उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। किसके अंदर, सन के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, सन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अगर मैं ग्राफ में ये पॉइंट्स हटाऊं, अगर आप ग्राफ को थोड़ा और ढंग से बनाओगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। जैसे आप ग्राफ के अंदर ये दिखा सकोगे कि यहाँ पे दो छोटे छोटे नाभिक, दो नाभिक, ठीक है, किस में बदले, एक बड़े नाभिक में बने। बड़े नाभिक को आप इस तरीके से दिखा रहे हो और बड़ा नाभिक जो होगा अगर इनकी बाइंडिंग एनर्जी कुछ है बी ई है और इनकी नए वाले नाभिक की बी ई डैश है, तो बी ई डैश ऑलवेज ग्रेटर देन बी ई आना चाहिए, तभी फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक बड़ा नाभिक टूट के क्या हुआ, दो छोटे नाभिक में बना, मतलब इसकी अगर नए वाले की बी डैश और इसकी बी ई है तो बी डैश ऑलवेज ग्रेटर देन बी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ। जितने भी कंपाउंड्स अगर कुछ ना कुछ रिएक्शंस चल रही है तो वो स्टेबिलिटी के पर्पज से चल रही है, तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये चीजें, ये जो रिएक्शन होती है ये सन, मून, प्लैनेटरी मतलब जितने भी चल रहे हैं, जो चमक रहे हैं कई सालों से, उनके अंदर होती है। जैसे कि सूर्य कई सालों से, कई हजार सालों से चमक रहा है, अब तक रोज निकलता है और आने वाले कई हजारों करोड़ों अनगिनत सालों तक वो चमकता रहेगा। उसका रीजन ये है कि उनके अंदर हमेशा लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती रहती है। ये चीजें भी मैं आपको करवाऊंगी, आपके सिलेबस में आती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन बोला जाता है नाभिकीय विखंडन। एक बड़ा नाभिक टूट के दो छोटे नाभिक में बना और उसको संलयन इसलिए बनते हैं, दो छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़े नाभिक में बने, तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन, यहाँ पे नाभिकीय विखंडन। तो दोनों केस में बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और इस केस में काम करते हैं हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि बॉम्ब, ठीक है। जितने भी बॉम्ब बनते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं और बॉम्ब के अंदर कौन सा एलिमेंट यूज करना है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी बताती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड काम कंप्लीट हो चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच।